हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक नया टॉपिक, एक नया सिलेबस, क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो आप, एक उसकी इमेज होनी चाहिए कि हम क्वांटम मैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, स्टैटिकल पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, उसकी एक इमेज होनी चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ से आई, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो ये बताओ, सबसे पहले ये जो फिजिक्स स्टार्ट हुई कहाँ से स्टार्ट हुई। हाँ, एक और बात, अगर इस लेक्चर को देखना है तो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखो एक ही बार, क्योंकि ये तब पता चलेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सबसे पहले फिजिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? न्यूटन आए थे सबसे पहले न्यूटन आए थे, क्योंकि न्यूटन के सामने तो एप्पल गिरा था, वहीं से फिजिक्स की स्टार्टिंग हुई। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से टॉप तक पहुँचना है हमें आज। न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स सबसे पहले आई, इसमें कुछ प्रॉब्लम रह गई, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स आया। अब कौन सी प्रॉब्लम रह गई अभी हम डिस्कस करेंगे, ये क्लासिकल मैकेनिक्स। अब फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ प्रॉब्लम आई, अब इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या आया? क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं कि न्यूटन मैकेनिक्स क्या, ठीक है। तो ये बताओ, न्यूटन ने एक सिंगल मास पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक फंडामेंटल लॉ दिया था, अब फंडामेंटल लॉ से क्या मतलब है? फंडामेंटल लॉ मीन्स उसका कोई मैथमेटिकली प्रूफ नहीं होता है, उसको केवल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम उसको डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन ने यही दिया था, एक सिंगल मास पार्टिकल है, उसके लिए एक फंडामेंटल लॉ दिया था। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर फोर्स कैलकुलेट है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये क्या आ गया आपका? डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। क्या आ गया? डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो एक्स टी में कोई रिलेशन आएगा, मतलब पोजीशन और टाइम में, मतलब कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमें किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन कैलकुलेट हो जाती है इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो फिर जब किसी टाइम टी पे हमें पार्टिकल की पोजीशन कैलकुलेट हो जाती है, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटन मैकेनिक्स हमारा टास्क क्या रहता है कि बस किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन हमें कैलकुलेट हो जाए, बाकी जो भी तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है कैलकुलेट करनी है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कैसे, अगर पोजीशन पता हो गया तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए, अगर पोजीशन पता हो गया एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर हम मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है हम कर लेते हैं। कैसे? न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमें किसी टाइम टी पे बस पार्टिकल की पोजीशन पता चल जाए, किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन पता चल जाए, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड रहती है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। शायद आप लोगों ने 11th क्लास में यही तो किया होगा, मोमेंटम फाइंड करना, वेलोसिटी फाइंड करना, यही सब, वर्क डन। तो
अब बताओ न्यूटन मैकेनिक्स सही था, न्यूटन मैकेनिक्स प्रॉब्लम कहाँ है? देखो एक ग्राफ बना देते हैं, मान लो ये क्या है, ये टाइम है। अगर यहाँ किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे है तो हम अदर टाइम पे भी उसका पोजीशन पता कर सकते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ओके, अब यहाँ तक सही था, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई कि क्लासिकल मैकेनिक्स आया। इसमें प्रॉब्लम आई तभी ना क्लासिकल मैकेनिक्स आया, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई देखते हैं। अब बात बताओ एक कि न्यूटन ने एक सिंगल पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 इक्वेशन दिए थे। कितने इक्वेशन? 3 इक्वेशन दिए थे। मतलब उन्होंने ये बताया कि अगर आप किसी पार्टिकल की मोशन की स्टडी करना चाहते हो तो इन 3 इक्वेशन का यूज करके आप कर सकते हो, दिए थे। तो मान लो अगर ऐसे ही 10 पार्टिकल्स हो गए, मान लो हम एक मैनी बॉडी सिस्टम ले लिए जिसमें 10 पार्टिकल्स हैं। क्या है? 10 पार्टिकल्स वाला कोई सिस्टम है, 10 पार्टिकल्स वाला कोई सिस्टम है। हमने उसको 10 पार्टिकल्स को ऐसे हमने रैंडमली फेंक दिया, 10 बॉल्स को या जो भी है, ठीक है, 10 बॉल्स हम ले लिए, 10 बॉल्स को ऐसे ही हमने फेंक दिया, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब बात बताओ, अब हमें उन सब पार्टिकल्स की मोशन की स्टडी करनी है, उन सब पार्टिकल्स के बारे में हमें स्टडी करना है। तो अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स से करें, तो हमें क्या करना होगा? सब पार्टिकल से फोर्स कैलकुलेट करना होगा। सब पार्टिकल से फोर्स कैलकुलेट करें और सबको ऐड कर दें। बट प्रॉब्लम क्या है? फोर्स जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर मान लो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका हम एडिशन करेंगे तो वेक्टर एडिशन होगा। क्या होगा? वेक्टर एडिशन होगा। तो करते जाओ, कितने पार्टिकल्स का एडिशन, वेक्टर एडिशन जानते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। या फिर देखो ये भी है कि अगर मान लो 10 पार्टिकल्स, 10 बॉल्स हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फेंक दिया ऐसे, ठीक है। अगर न्यूटन ने सिंगल पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 इक्वेशन दिए थे तो 10 बॉल्स के लिए कितने हो जाएगा? 30 इक्वेशन हो जाएंगे, ठीक। अगर ये भी केवल सिंगल डायरेक्शन में, अगर मान लो 3 डायमेंशन में ऐसे हम रैंडमली फेंक दिया 3 डायमेंशन, तो फिर क्या होगा? 30 इंटू 3 यानी 90 इक्वेशन। अब सॉल्व करो इस ऐसे इक्वेशन को, 90 इक्वेशन सॉल्व करना है। सॉल्व तो कर सकते हो बट कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा हमारे लिए कि इतने इक्वेशन सॉल्व करें, कॉम्प्लिकेटेड कितना होगा। सॉल्व हो जाएगा बट कॉम्प्लिकेटेड आएगा। अरे ऐसे ही तो 11th में था ना कि एक यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते, जैसे पुली थी उससे एक और ब्लॉक एम मास लगा दिया और मास हम इंक्रीज कर दिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर दिए, तो प्रॉब्लम कितनी आती थी? सेम वैसे ही प्रॉब्लम, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम मतलब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए आया क्लासिकल मैकेनिक्स कि मेनी बॉडी सिस्टम को कैसे हम सॉल्व करें, ठीक है। तो चलते हैं अब क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ। अब हमें क्या टास्क है कि हमें मेनी बॉडी सिस्टम को सॉल्व करना है। ये मेन यही प्रॉब्लम थी इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कि हम मेनी बॉडी सिस्टम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब बताओ, हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी लिए थे इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स,
तो हम यहाँ पे ऐसी क्वांटिटी ले सकते थे जिसका सम ऐसे ही कर दें, ऐसे अलजेब्रिक सम करते हैं वैसे सम कर देते। तो उसके लिए कैसी क्वांटिटी चाहिए? स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर क्वांटिटी हम यहाँ यूज कर ले, चाहे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सब पे अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे एनर्जी, सबका सम ऐसे सम कर देंगे, चाहे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो। स्केलर सम ही तो करना है ना, तो वैसे ही हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे हम क्या लिए? स्केलर क्वांटिटी ले लिए, स्केलर क्वांटिटी। और क्वांटिटी कौन सी थी? एनर्जी। यहाँ पे हम एनर्जी ले लिए जो कि स्केलर क्वांटिटी है। क्यों ले लिए? क्योंकि हमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स में फोर्स लिए थे जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसका वेक्टर एडिशन करना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए तो डिफिकल्ट था। तो सेम वैसे ही हम क्लासिकल मैकेनिक्स से हमारा टास्क क्या है कि मेनी बॉडी सिस्टम को सॉल्व करना। तो उसके लिए हम स्केलर क्वांटिटी ले लिए कि यहाँ जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसका इस अलजेब्रिक सम हम कर देंगे। तो क्वांटिटी कौन सी लिए? एनर्जी लिए। देखो अब यहाँ पे यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे दो टर्म आते हैं, क्या आते हैं? लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन। क्या आता है? लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन। ये एल होता है और ये एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अब हम यहां से एनर्जी कैलकुलेट कर लिए, एनर्जी कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी? यहाँ पे हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। किसका? जनरलाइज कोऑर्डिनेट का यूज करके यहाँ पे हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट का यूज करके हमने एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हाँ। तो अब बताओ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है? ठीक है, हम इसको क्लासिकल मैकेनिक्स से पढ़ेंगे क्योंकि ये जो न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ रहे हो आप लोग, ये भी अपने आप में ब्रॉड सिलेबस है, सब अलग अलग पढ़ेंगे, ये भी सब अलग अलग पढ़ेंगे। अभी तो हमारा डेवलपमेंट चल रहा है ना, अभी हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ कैसे। तो इसलिए हम अभी इन सब के बारे में डीपली नहीं जाएंगे, बस इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही है तो वैसे ही पढ़ेंगे। जैसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े होगे आप लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? जैसे कोई डायनामिकल सिस्टम है, कोई डायनामिकल बॉडी है, उसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं वही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक, अब ऐसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी होता है। अब हम आपको क्लासिकल मैकेनिक्स जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे अच्छे से। ठीक, हाँ। तो अब यहाँ पे हम ये जो होता है लैग्रेंजियन, जो तो पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन होता है। जो हैमिल्टोनियन होता है पोजीशन, मोमेंटम और टाइम का फंक्शन होता है। तो अब हम यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट का यूज करके यहाँ पे हम पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट कर लिए, पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट कर लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट का यूज करके इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो हम यहाँ किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम, पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों किसी टाइम टी पे एक साथ कैलकुलेट कर लिए, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं इन क्लासिकल मैकेनिक्स।
न्यूटोनियन मैकेनिक्स में था कि हमें बस किसी टाइम टी में पार्टिकल की पोजीशन बस पता हो जाए, तो जो क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है कैलकुलेट करनी होती है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बट क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है, किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ कैलकुलेट हो जाए, तो हम इसको जो भी फिजिकल क्वांटिटी है कैलकुलेट करनी है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। किसका यूज करके? जनरलाइज कोऑर्डिनेट का यूज करके। ठीक, तो फिर ये तो अब यहाँ पे मैनी बॉडी सिस्टम कैसे सॉल्व हो गया? अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है किसी पार्टिकल का, तो जितने फाइंड कर लो, चाहे ये आयोन से या फिर पोटेंशियल एनर्जी, चाहे जितने पार्टिकल्स हों उसके सबके अलग अलग काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो, बस उसका समेशन कर देना है तो लैग्रेंजियन आ गया। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो बस हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो गया, तो हम यहां से लैग्रेंजियन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे हम सम चाहे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सम कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम, किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ कैलकुलेट कर लिए, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, आप लोग पढ़ रहे होगे, ठीक है, इसको अभी कि पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस को क्या बोलते हैं? फेज स्पेस। क्या बोलते हैं? फेज स्पेस। अब फेज मान लो ये कोई पार्टिकल्स है, ठीक है, कोई मूव कर रहा है, तो ये जो स्पेस ये जो होगा इसको क्या बोलेंगे? फेज स्पेस बोलेंगे। ये जो पथ फॉलो हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? फेज ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेज ट्रेजेक्टरी। फेज ट्रेजेक्टरी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स हमारा ये टास्क रहता है कि बस किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली मेजर कर लें, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों हमें पता है, तो अनदर टाइम भी हम पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ तक सब सही था। मैनी बॉडी सिस्टम प्रॉब्लम आई थी न्यूटन मैकेनिक्स में, तो हमने उसको क्लासिकल से रिजॉल्व कर लिया। ठीक, अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, इसको मिटा देते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो क्या है? रेस्ट स्टेट में है। क्या है? रेस्ट स्टेट में है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट स्टेट में है, क्या है? रेस्ट स्टेट में है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब वो चार्ज पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल है एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो करंट टाइम पे डिपेंड करेगी। करंट टाइम पे डिपेंड करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस का होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पे डिपेंड किया तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। भाई फैराडे लॉ से। ठीक है, ये मान लो ये करंट जो टाइम पे डिपेंड की, तो यहाँ से आपका
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड टाइम पे डिपेंड किया तो आप लोग फैराडे लॉ से पढ़ते हो कि ये जो पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पे डिपेंड करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, तो यहां से एक बात निकल के यहां से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। यहां से क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात आई कि हम इसकी स्टडी कैसे करें। कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन किया तो वहां से क्या आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई। तब हमें इसकी स्टडी करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कैसे स्टडी करें। तो आप लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ा होगा। मैक्सवेल इक्वेशन क्यों पढ़े थे, मैक्सवेल इक्वेशन क्यों पढ़े थे। मैक्सवेल ने अपने 4 इक्वेशन दिए थे कि आप इन 4 इक्वेशन का यूज कर लीजिए और इन 4 इक्वेशन का यूज करके आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। आप मैक्सवेल ने ही बताया था कि आप इन 4 इक्वेशन का यूज कर लीजिए, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम मैक्सवेल इक्वेशन इसीलिए पढ़ते हैं, इनको इन सब की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो हम अभी तक क्या क्या पढ़े कि न्यूटन मैकेनिक्स में ये पढ़े कि हमें किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन पता हो जाए तो जो ही फिजिकल क्वांटिटी है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब न्यूटन मैकेनिक्स में मैनी बॉडी प्रॉब्लम आई, किसकी वजह से, वेक्टर की वजह से। तो हमने उसको रिजॉल्व करने के लिए क्लासिकल में क्या ले लिया, स्केलर क्वांटिटी ले लिया, एनर्जी ले लिया। तब यहाँ पे हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट का यूज करके किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर लिया। जब ये कैलकुलेट हो गया तो जो ही फिजिकल क्वांटिटी आपको चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका यूज करके, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का यूज करके। ठीक, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो सब सही था कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई तो हम मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई, अब हम पढ़ते हैं, अब बढ़ेंगे कि कैसे, देखो आगे आप खुद ही फील होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स आया कहाँ से। इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, हाँ, एक प्रॉब्लम आई हमारे लिए, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम आ गई। ब्लैक बॉडी क्या होता है, जो ब्लैक बॉडी किसी भी रेंज का रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है और इमिट भी करता है। मतलब जो ब्लैक बॉडी है वो किसी भी रेंज का रेडिएशन इमिट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा। जैसे सन ले लो, सन का एग्जांपल ले लो। सन का आइडियल ब्लैक बॉडी है। सन क्या है, आइडियल ब्लैक बॉडी है। क्योंकि अगर सन जो है, सन से जो एनर्जी, जो ईएम वेव्स निकल रही है, हाई एनर्जेटिक ईएम वेव्स जो निकल रही हैं, अगर वो कंप्लीटली हमारे अर्थ पे आ जाए तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा। इतना बड़ा नुकसान कि पूछो मत। तो क्या करता है, उसको ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है। बस कुछ ही पार्ट हमारे अर्थ पे आते हैं उसको। तो ओजोन क्या हमारे लिए रक्षा कवच है। तो सन जो है आइडियल ब्लैक बॉडी है।
या रेगिस्तान की जो मिट्टी है मतलब बालू जो है वहां पे देखो, वो भी क्या दिन में बहुत ज्यादा गर्म रहती है और रात में 2-3 बजे उतनी ही ठंडी होती है। कहने का मतलब जो जितना इमिटर होता है वो उतना एब्जॉर्बर भी होता है। तो ब्लैक बॉडी का जितना इमिटर है उतना एब्जॉर्बर भी है। ठीक, तो फिर हमें प्रॉब्लम क्या आई, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमें प्रॉब्लम क्या आ गई जो कि इन तीनों से नहीं हो पाया, जो कि हम मैक्सवेल इक्वेशन से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो कैसी कैसी कौन सी प्रॉब्लम थी? तो हमने ईएमएफ को पढ़ा था कि ईएमएफ जो है मैक्सवेल इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब इसका स्पेक्ट्रम हमने ड्रा किया ब्लैक बॉडी का, इसका स्पेक्ट्रम ड्रा किया गया, तो क्या हुआ कि वो जो हम ईएमएफ पढ़ते तो उसे मैच नहीं हुआ। जब मैच नहीं हुआ तो हम उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते मैक्सवेल इक्वेशन से ब्लैक बॉडी को। तो फिर ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे है, मैक्सवेल ने अपने क्लासिकल बोल्ट्जमान फार्मूले से भी वो किया, या फिर रेले जीन्स भी आए थे, कई सारे लोग आए, तो जो सक्सेस नहीं रहे ब्लैक बॉडी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, उसको एक्सप्लेन कर सके। तब फिर आते हैं हमारे प्लैंक साहब। प्लैंक ने एक अपना हाइपोथेसिस दिया। प्लैंक ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस मतलब कि अगर प्लैंक ने एक अपना स्टेटमेंट दे दिया किस पे, ब्लैक बॉडी को सॉल्व करने के लिए, और उस स्टेटमेंट को कंसीडर कर लिया तो ब्लैक बॉडी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यही हाइपोथेसिस होता है कि कोई स्टेटमेंट दे दिया और जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई, तो उसको हाइपोथेसिस बोला जाता है। ठीक, तो प्लैंक ने क्या हाइपोथेसिस दिया कि जो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हो रही है, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। उन्होंने ये बताया कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हो रही है, जो रेडिएशन इमिट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी कैरी करती है, तो एनर्जी कंटिन्यूअस ना होकर क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। उन्होंने ये बताया कि वो एनर्जी कंटिन्यूअस ना होकर क्वांटाइज्ड होती है। जैसे E बराबर क्या होता है, NH म्यू होता है, E बराबर NH म्यू। अब इसको मान लो एक सिंगल पार्टिकल के लिए क्या आता है, E बराबर H म्यू, E बराबर H म्यू। तो इसको जो है क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। मिनिमम एनर्जी क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। मिनिमम एनर्जी को क्वांटा बोलते हैं। अब क्वांटा के पैकेट क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। इसी क्वांटा से ही क्या जनरेट हुआ आपका, क्वांटम मैकेनिक्स। इसी क्वांटा से ही क्या जनरेट हुआ आपका, क्वांटम मैकेनिक्स। अब बात समझ में आई कि क्वांटम मैकेनिक्स कहां से आया। मतलब ब्लैक बॉडी को सॉल्व करने के लिए प्लैंक ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हो रही है वो एनर्जी कंटिन्यूअस ना होकर क्वांटाइज होती है, और वो क्वांटाइजेशन फॉर्म NH में होता है। एन बराबर कुछ भी हो सकता है। तो जो मिनिमम एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे, क्वांटा बोलेंगे, और क्वांटा के पैकेट क्या बोलेंगे, फोटॉन बोलेंगे। इसी क्वांटा से क्या जनरेट हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोग। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम क्वांटम मैकेनिक्स जनरेट कर लिए, हमारे पास न्यू मैकेनिक्स आ गई, क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था,
पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस का यूज कर रहे थे। उसमें क्या था, हम पोजीशन और टाइम का यूज कर रहे थे। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा होने चाहिए जिससे कि हम यूज कर ले तो उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो किसी ने कहा कि अब क्वांटम मैकेनिक्स में भी फेज स्पेस का यूज कर लो। क्या कहा कि अब क्वांटम मैकेनिक्स में भी फेज स्पेस का यूज कर लो। क्वांटम मैकेनिक्स में फेज स्पेस का यूज कर लो। तब तक कौन आ गए? तब तक आ गए हाइजेनबर्ग। उन्होंने ये बताया कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। उन्होंने क्या बताया कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या यूज नहीं कर सकते? फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। तो फिर प्रॉब्लम आई। तब आए कौन? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली आए, उन्होंने ये बताया, यहाँ तक ठीक था, मतलब हम इसको मतलब यूज नहीं कर सकते। फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट हम क्वांटम मैकेनिक्स से यूज नहीं कर सकते। ठीक, देखो हम सबको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी एक अलग टॉपिक भी है आप लोग के सिलेबस में, बट अभी हम इंट्रोडक्शन चल रहा है ना कि कहाँ क्वांटम मैकेनिक्स कैसे डेवलपमेंट हुआ, हमें वो पढ़ना है। ठीक, तो डी ब्रोगली आए, उन्होंने ये बताया था कि हर एक मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड। अब बात आ गई मैटर पार्टिकल। मैटर पार्टिकल मतलब जिसके पास मास होता है, जिसके पास मास होता है। हर एक मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी, उस वेव का वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h बाई पी होगा। क्या उन्होंने ये बताया था कि हर एक मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी, उस वेव का वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h बाई पी होगा। पी क्या है? मोमेंटम। पी क्या है? मोमेंटम। एक बात जरा आप लोग सोचना, मैंने मोमेंटम कंसीडर किया, मोमेंटम ही कंसीडर किया उन्होंने। क्यों किया? और क्वांटिटी भी तो ले सकते थे ना। चलो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, सोचना। हाँ, इतना उन्होंने ये बताया, हर एक मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी, उस वेव का वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h बाई पी होगा। पी क्या है? मोमेंटम है। तब फिर आता है वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? इनके बाद वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब उन्होंने ये बताया, उसके बाद ये पता चला कि जो मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव निकल रही है, मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव निकल रही है, वो सिंगल वेव ना होकर क्या होती है? ग्रुप ऑफ वेव्स होती हैं। क्या होती हैं? एक ग्रुप ऑफ वेव्स होती हैं। मतलब कि जो मैटर पार्टिकल से वेव निकल रही हैं तो एक सिंगल वेव ना होकर ग्रुप ऑफ वेव्स होती हैं। आपने फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी पढ़ा होगा। ठीक, अब एक बात बताओ आप लोग, यहां तक सही था, बट हमें क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए, एक ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जिसको कि हम कैलकुलेट कर ले, जिसको कि हम कैलकुलेट कर ले। तो जो भी फिजिकल क्वांटम मैकेनिक्स में रिक्वायर्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स के हेल्प से हम उसको कैलकुलेट कर ले। कहने का मतलब जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था कि हमें बस किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट हो जाए, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी थी हमें कैलकुलेट हो जाते। न्यूटन मैकेनिक्स में क्या था कि बस किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन पता हो जाए, जो भी फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी थी हम हो जाते हैं। बट क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऐसा होना चाहिए जिसको कि हम कैलकुलेट करें तो सारी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें रिक्वायर्ड है हम उसको कैलकुलेट कर सकें। तो इसके लिए किसी ने कहा कि जो यहां से चूंकि
हर एक मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है, वेव निकल रही है, ये वेव निकल रही है। तो अब क्या कीजिए, वहां से एक वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लीजिए। और वेव फंक्शन कहां से कैलकुलेट करें? चूंकि वेव है, ये वेव है, तो ये वेव इक्वेशन को फॉलो करती है। तो अब क्या कीजिए कि वेव इक्वेशन को यूज कर लीजिए और वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लीजिए। तो वेव इक्वेशन क्या है? ये वेव इक्वेशन रहा आपका। क्या कहा कि ये वेव्स जो है वेव इक्वेशन को फॉलो करती हैं। तो आप वेव इक्वेशन का यूज करके वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लीजिए, तब फिर वेव फंक्शन आपको कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, जो कि रिक्वायर्ड जो भी दिया रहेगा उसको कैलकुलेट करना होगा, तो आप वेव फंक्शन का पे आप जिसका कैलकुलेट करना है जो क्वांटिटी, उसका ऑपरेटर ऑपरेट कर दीजिए। तो वेव फंक्शन वेव फंक्शन की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो क्वांटिटी। मतलब हमने वेव फंक्शन यहाँ कैलकुलेट करना है। वेव फंक्शन की हेल्प से जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करना होगा, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वेव फंक्शन हमने कैलकुलेट किया इसका यूज करके। तो ये जो इसका यूज करके हमने किया, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो आ गई। कैसी प्रॉब्लम आई? ये जो वेव इक्वेशन से जो वेव फंक्शन निकला, ये क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को फॉलो नहीं किया। क्या? क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को फॉलो नहीं किया। मतलब हम वेव इक्वेशन का यूज करके वेव फंक्शन कैलकुलेट किया, बट इसके प्रॉब्लम ये आ गई कि ये क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पे जो वेलोसिटी है ना, यह एक सिंगल वेव की वेलोसिटी है। क्या है? सिंगल वेव की वेलोसिटी है। हमने क्या पढ़ा अभी कि हर एक मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है वो सिंगल वेव ना होकर एक ग्रुप ऑफ वेव्स होती हैं, बट यहां पे तो सिंगल वेव है, सिंगल वेव की वेलोसिटी है। तो मतलब हम इसका क्वांटम मैकेनिक्स से यूज नहीं कर सकते। तब फिर किसकी एंट्री होती है? तब फिर श्रोडिंगर आते हैं। तब फिर श्रोडिंगर आते हैं जिन पे पूरी मतलब श्रोडिंगर बहुत, जब तक पढ़ोगे तब तक श्रोडिंगर का तो नेम आएगा ही, ठीक है? मतलब अमर हो गए, ठीक है? तो श्रोडिंगर आते हैं। श्रोडिंगर ने ये कहा कि जो वेव इक्वेशन दिख रहा है, आप इसमें टाइम का डेरिवेटिव कम कर दीजिए। उन्होंने प्लेन ऑफ सॉल्यूशन लिया तो देखा कि यार मतलब इसमें से एक बस टाइम का डेरिवेटिव एक कम कर दीजिए। मैंने बस इतना बोला कि आप वेव इक्वेशन जो है इसमें एक टाइम का जो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव दिख रहा है, इसको आप एक कम करके देखिए। तो अब हमने इसको कम करके देखा, ठीक है? हमने इसको कम किया है। यहाँ पे गामा फैक्टर आता है, ठीक है? अब यहां से जो वेव फंक्शन कैलकुलेट हुआ, यहां से जो वेव फंक्शन कैलकुलेट हुआ, तो यहां से वेव फंक्शन हम कैलकुलेट किया, ठीक है? अब यहां से जो वेव फंक्शन कैलकुलेट हुआ तो क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। उन्होंने बस क्या बोला था कि आप इसका यूज कर लीजिए, किसका? एक यहाँ का टाइम डेरिवेटिव कम कर दीजिए। तो हमने कम कर दिया। अब इसे जो वेव फंक्शन निकाला तो ये क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, मतलब कि ये जो वेव फंक्शन आया श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करके, तो ये क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो अब हम इस वेव फंक्शन को, ये जो वेव फंक्शन आया
तो हम इस वेव फंक्शन पे जो हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, जो रिक्वायर्ड है, उसका ऑपरेटर इस पे ऑपरेट करेंगे, क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर हम पढ़ाएंगे तब तो आपको समझ आ जाएगा ऑपरेटर क्या होता है। ठीक, इतनी बातें सब समझ में आ गई। देखो हमारा मेन टास्क यही था कि आज हम क्वांटम मैकेनिक्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लें। अब देखो श्रोडिंगर इक्वेशन में कुछ कंडीशंस है, देखो बता देते हैं। उसके लिए कंडीशंस क्या है, उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन ये आया। उन्होंने जब ये इक्वेशन आया था उन्होंने ये बताया ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। श्रोडिंगर बताए थे। यहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि ये जो मास दिख रहा है ना, ये टोटल टर्म क्या है, कांस्टेंट है। उन्होंने ये बताया था ये टोटल टर्म जो है वो कांस्टेंट है। तो ये बताओ आइंस्टीन ने क्या बताए थे कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो एब्सोल्यूट ना होकर रिलेटिव क्वांटिटी होती है। एब्सोल्यूट ना होकर रिलेटिव क्वांटिटी है, मतलब कि जो मास है हमारा वेरी करेगा। मास क्या है, वेरिएबल है। बट श्रोडिंगर ने ये नहीं बताया, तो बोला था कि ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है। तो मतलब कि हम रिलेटिविस्टिक केस में श्रोडिंगर का यूज नहीं कर सकते। इसको नॉन रिलेटिविस्टिक केस में ही हम यूज कर सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को। रिलेटिविस्टिक में यूज करने के लिए आपका केल्विन जॉर्डन इक्वेशन आता है। तो हम पहला फर्स्ट केस कि हम इसको रिलेटिविस्टिक केस में यूज नहीं कर सकते। दूसरा क्या, यहाँ पे जो मास है वो सिंगल पार्टिकल का मास है। जो मास है यहाँ पे सिंगल पार्टिकल का मास है, मतलब कि हम सिंगल पार्टिकल के लिए ही श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर टू पार्टिकल्स हैं, टू मास पार्टिकल्स हैं, तो हम रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हैं उसको। बट उन्होंने ये केवल सिंगल पार्टिकल के दिया था। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए तो आप श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते। तो इतना सब बातें समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, ठीक, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर रहे थे पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस में कर रहे थे, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करना था तो पोजीशन और टाइम में कर रहे थे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऐसी कोई स्टेट होनी चाहिए जिसमें कि हम पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर सके। क्योंकि अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बस किसी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ कैलकुलेट कर लेते थे तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती थी। सेम ऐसे ही जब हम पोजीशन कैलकुलेट कर लेते थे इन न्यूटन मैकेनिक्स, वहां भी ऐसा ही होता था। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसी स्टेट होनी चाहिए जिसको कि हम अगर पता हो जाए तो उसके बारे में हम पार्टिकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम पता कर लेते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड आता है क्वांटम स्टेट। क्या आता है, क्वांटम स्टेट। ठीक, अब इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा क्वांटम जो टास्क था, क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अब कल से हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे क्वांटम स्टेट से। ओके।